दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले जो आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, जो आप लोग का अफवाह चैप्टर है, इसका हम लोग प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग का वुलर झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा मेरे प्यार दोस्तों, ऑप्शन नंबर घ नंबर हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, यानी कि जो नर्मदा नदी का स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो आप लोग क्या हो जाएगा, तो 2 का राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर ख नंबर हो जाएगा, यानी कि अमरकंटक हो जाएगा। अब बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो कौन सी मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सांबर हो जाएगा, या वुलर हो जाएगा, या डल हो जाएगा, या गोविंद सागर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 3 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर क नंबर हो जाएगा, यानी कि सांभर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो क्या हो जाएगा 4 का, तो वो 4 का राइट उत्तर आप लोग का होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आप लोग का गोदावरी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या महानदी होगा, या कृष्णा होगा, या तुंगभद्रा होगा, या तापी होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 6 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर घ नंबर हो जाएगा, यानी कि तापी नदी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि जल विभाजक वह ऊंचा स्थान या पहाड़ी भाग होता है, मतलब जो जल विभाजन वह ऊंचा स्थान यानी ऊंचा स्थान या पहाड़ी भाग होता है जो पानी को अलग अलग दिशाओं में बाढ़ देता है। जो पानी होता है मेरे प्यारे दोस्तों पहाड़ों में, तो उसको अलग अलग दिशा में बाढ़ देता है। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद उदाहरण में आप लोग लिख देना है कि आंवला क्षेत्र एक ऐसे ऊंचा स्थान है, जो आंवला जो क्षेत्र एक ऐसा ऊंचा स्थान है जहाँ से पानी 2 अलग अलग दिशा में बढ़ जाता है। जहाँ से जो पानी होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वह दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ जाता है। तो मुझे आशा है कि मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। तो भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी जो होगा आप लोग का वो हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी आप लोग गंगा नदी द्रोणी है। कौन सी नदी द्रोणी है, तो आप लोग गंगा नदी द्रोणी आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, सबसे विशाल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों 2 नंबर का 3 क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है, यानी कि जो सिंधु नदी है और गंगा नदियाँ है वो कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी आप लोग का होगा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास निकलती है, यानी कि जो तिब्बत एक जगह है तो वहाँ पर एक मानसरोवर झील है, तो उसके पास से ही निकलती है। समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु एवं गंगा नदियाँ। ठीक, अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 2 नंबर का 4 नंबर में पूछा गया है कि गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यानी कि इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो इसके जो आप लोग राइट उत्तर लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे मेरे प्यार दोस्तों, वो लिखेंगे गंगा नदी की 2 मुख्य धाराएँ हैं। तो धाराएं क्या क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट में आप लोग का होगा भागीरथी और सेकेंड में आप लोग का अलकनंदा हो जाएगा। ठीक है, यह दोनों देवप्रयाग से में मिलकर गंगा नदी निर्माण करती है, मतलब ये दोनों नदी मिलकर ही जो देवप्रयाग में मिलकर ही गंगा नदी का निर्माण करती है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। कि इसमें तो पूछा गया है कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि कम गाद सिल्ट क्यों है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि तिब्बत क्षेत्र जो है वो ठंडा और शुष्क है, यानी कि जो तिब्बत जो है वहाँ का जो क्षेत्र है वो ठंडा और शुष्क है। ठीक, इसलिए वहाँ मिट्टी का कटाव कम होता है, इसलिए वहाँ पर जो मिट्टी है वहाँ पर मिट्टी ही कम होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वहाँ का जो ठंडा मौसम है, ठीक, इससे वहाँ पर मिट्टी की कटाव कम होती है, इसी कारण ब्रह्मपुत्र नदी में कम गाद पाई जाती है। तो समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर में इसमें पूछा गया है कि कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती है, वो समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि नर्मदा और तापी नदियाँ ग्रत यानी कि भ्रंश से होकर बहती है। यानी कि जो नर्मदा नदी है और तापी नदी वो ग्रत भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ठीक, कौन सी घाटी से? तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है या गुजरती है। ठीक, उसके बाद आप लोग लिखेंगे यह समुद्र में प्रवेश करने से पहले मुहाना बहती है। यानी कि समूह में जो समुद्र है वहाँ पे प्रवेश करने से पहले वो मुहाना बहती है, यानी कि एक ही मुँह तरफ ही वो बहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब 7 नंबर कि नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। यानी कि जो नदियाँ है उससे क्या आय जनरेट हो सकता है नदियाँ से। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखें मेरे प्यार दोस्तों? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि नदियाँ और झीलें अनेक प्रकार से उपयोगी होती है। जो नदी और झील अनेक प्रकार की उपयोग होती है आप लोग को पता ही होगा। तो फर्स्ट में आप लोग लिखेंगे कि सिंचाई में सहायता करती है। यानी कि जो हम सिंचाई करते हैं तो उसमें जो नदी का बहुत ही ज़्यादा उसमें महत्व होता है, तभी तो हम सिंचाई करेंगे, तभी तो अच्छा फसल होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 कि पीने का पानी उपलब्ध कराती है और कई कई नदियों का पानी भी हम लोग पीते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा कि जल विद्युत उत्पादन में उपयोगी होती है, क्योंकि बड़ा बड़ा जो डैम होता है मेरे प्यार दोस्तों या बड़ा बड़ा नदी उससे जो विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक मेरे प्यार दोस्तों, यानी कि बिजली। उसके बाद आप लोग 4 नंबर में लिखेंगे कि मछली पालन में सहायता करती है। और जब जब वहाँ पर जो पानी रहेगा अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा नदी है तो वहाँ पर जो मछली पालन में भी बहुत ज़्यादा सहायता करती है। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 की पर्यटन को बढ़ावा देती है। इसमें जो बढ़ावा देती है वो पर्यटन को बढ़ावा देती है और परिवहन का साधन प्रदान करती है। और बड़े बड़े जो नाव है, जो बड़े बड़े जो नाव सीप ये सब जो है तो वहाँ पर से लोग साधन करते हैं या परिवहन करने का बहुत ही अच्छा साधन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन। तो 1 नंबर में दिया गया है कि नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्ग में बांटिए। ठीक है, तो मेरे प्यार दोस्तों इसमें जो दिया गया है वो प्राकृतिक झील जो है तो यहाँ पर सारा अलग अलग था। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने ही आप लोग को उत्तर में तैयार करके लाया हूँ प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झील। ठीक है, और जो किताब में जो था उसमें सारा मिला हुआ था। ठीक है, उसमें से छाट छाट कर आप लोग को उत्तर देना था, तो मैंने आप लोगों के लिए डायरेक्ट उत्तर ही ले आया हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यार दोस्तों आप लोग प्राकृतिक झीलें लिखेंगे तो प्राकृतिक जो झीलें हैं वो जो यानी कि प्राकृतिक द्वारा हुआ है, मतलब उसको किसी ने भी नहीं बनाया है, वो प्राकृतिक के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, उसी को हम लोग प्राकृतिक झील कहते हैं। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया। जैसे प्राकृतिक झील के अंतर्गत जैसे वुलर झील हो गया, डल हो गया, नैनीताल हो गया, लोकटक हो गया, चिल्का झील हो गया, सांभर झील हो गया, पुलिकट जो हो गया, उसके बाद हीराकुंड हो गया। ठीक मेरे प्यार दोस्तों, ये हो गया प्राकृतिक झील यानी कि प्राकृतिक द्वारा ये बनाया गया है, मतलब बनाया गया नहीं अपने आप ही बन गया है। उसके बाद मानव निर्मित झील है जिसको मानव द्वारा इसको बनाया गया है यानी कि उसको निर्मित किया गया है। ठीक है, तो मानव निर्मित झीले का नाम हो जाएगा भीमताल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद गोविंद सागर हो जाएगा, उसके बाद बारापानी हो जाएगा, उसके बाद राणा प्रताप सागर हो जाएगा, उसके बाद निजाम सागर हो जाएगा और नागा अर्जुन सागर। ठीक है, ये सब जो है मेरे प्यार दोस्तों वो मानव निर्मित झील है और ये जो है वो प्राकृतिक झील है, यानी कि ये अपने आप ही ये हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया मेरे प्यार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर भी इसका 3 नंबर का फर्स्ट का। तो 4 नंबर में दिया गया है कि हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इसका कि हिमालय से निकलती है, ये जो हिमालय है वो हिमालय से निकलती है, और जो प्रायद्वीप है प्रायद्वीप से निकलती है, यानी कि प्रायद्वीप से नदियाँ से निकलती है। वर्ष भर जल रहता है, इसमें जो जल जो रहता है ना मेरे प्यारे दोस्तों हिमालयी नदी में वहाँ पर पूरा सालों साल वहाँ पर जल रहता है। ठीक, और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होता है यानी कि जो प्रायद्वीप यानी कि पठार एरिया यानी कि पहाड़ एरिया में, तो वहाँ पर जो वर्षा पर निर्भर रहता है, वहाँ पर जब तक वर्षा नहीं होगा तो वहाँ पर पानी टिकेगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि पहाड़ के लोग ज़्यादातर वर्षा के पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि वर्षा आएगा तभी तो पहाड़ी क्षेत्र में खेती होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद देखिए कि लंबी और बड़ी होती है, और जहाँ पर जो इसमें दो देखो ये जो हिमालय जो नदी होती है ना मेरे प्यारे दोस्तों वो बहुत ही लंबी और बड़ी होती है, उसके बाद छोटी और कम लंबी होती है। ठीक, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर कि किस देश के अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों है, यानी मतलब हम लोग को जो अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ जो है
वो क्यों ज़रूरी है? तो क्यों ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो खेती करने के लिए पानी देती है। देखो हम लोग यदि नदी ही नहीं रहेगा तो हम लोग पानी कहाँ से लाएंगे, तो अच्छा फसल नहीं होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 कि बिजली उत्पादन में सहायता करती है, यानी कि जो बिजली जो उत्पादन होता है वो जल उत्पादन जो मतलब बिजली उत्पादन किससे होता है, तो पानी से ही होता है, नदियों से ही होता है। तो उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा कि उद्योगों को पानी उपलब्ध कराती है, और जो बड़ा बड़ा फैक्ट्रियाँ होता है, उद्योग होता है, तो वहाँ पर भी वो पानी उपलब्ध कराती है। ठीक है, बड़े बड़े नदियाँ। ठीक, उसके बाद 4 नंबर में लिखेंगे कि व्यापार और परिवहन में मदद करती है, और जो लोग व्यापार करने जाते हैं यानी कि नदी के माध्यम से लोग व्यापार करने जाते हैं बड़ा बड़ा नाव से। ठीक है, और यानी समझ में आ गया। उसके बाद 5 नंबर में कि मछली पालन और पर्यटन को बढ़ावा देती है, और जो मछली होता है उसको पालन करता है और पर्यटन को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये कौन ही करता है, तो नदी ही करता है। लोगों की दैनिक आवश्यकता को पूरा करती है, और लोगों को दैनिक जो आवश्यकता होती है उसको वो पूरा करता है। ठीक है, यानी कि पीने का पानी हो गया, तो बहुत सारा काम करते हैं नदी। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, तो मेरे प्यार दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप लोगों का जो 1 और जो चैप्टर 2 है वो दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार आसानी भाषा में मैं बताया हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।